अच्छा जी। तो मैं थोड़ी-सी बात करना चाह रहा था आज। पाकिस्तान सुज़ुकी मोटर कंपनी का एक नोटिस आया जिसमें उन्होंने अपनी इंटेंशन शो की कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो बायबैक करना चाहते हैं, अपने शेयर्स जो कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते हैं। हमने पास्ट में देखा है बहुत दफ़ा जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बहुत सारी कंपनीज डीलिस्ट हुई हैं जिन्होंने बायबैक किया। फॉर एग्जांपल एक्सो नोबल की एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। और वो स्क्रिप्ट होता था 80-90 रुपए पे, और फिर उसकी बायबैक हुआ था कोई 270-280 रुपीज पर। और रोजाना लॉक लगते थे और बड़ी एक एक्साइटमेंट थी मार्केट के अंदर कि यार ये बायबैक हो रहा है। आई थिंक दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आज ये न्यूज़ आई है, और मुझे लगता है एक बड़ा सिग्निफिकेंट प्राइस रन हो सकता है यहाँ से, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस करना शुरू किया, बात करना शुरू की, और आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने रिपोर्ट्स भी निकाली हैं जिसकी बेसिस पे मैंने देखा कि 221 रुपए एक हाईएस्ट प्राइस किसी एक ब्रोकरेज हाउस ने दी ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्राइटेरियाज लेड डाउन इन आवर रेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो उन उन क्राइटेरियाज की बेसिस पे जो 221 मिलियन रुपए की वैल्यू निकली है, उससे मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा कुछ हमें वैल्यूएशन हमारे सामने आ सकती है। थोड़ी नहीं, शायद थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूएशन आ सकती है मुझे लगता है। और वो मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्या एनालिसिस है मेरी। आई जस्ट वांटेड टू क्विकली डिस्कस दोज मेन पॉइंट्स इन दिस काइंड ऑफ अ स्मॉल सेशन। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि what are the main points to look at while deciding to buy or sell Pakistan Suzuki Motors। अच्छा, ये 5 क्राइटेरियाज हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस में लिखे हुए हैं, और इन्हीं की बेसिस पे आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने वन पेजर निकालना शुरू किया है। इस वन पेजर में वैल्यूएशंस हुई हुई हैं जिसमें 5 दिनों की ट्रेडिंग प्राइस ली गई है, 3 सालों की वेटेड एवरेज प्राइस ली गई है, इंट्रिंसिक वैल्यू ली गई है, पी मल्टीपल अप्रोच की गई है, और मैक्सिमम प्राइस अगर स्पॉन्सर ने कोई शेयर बाय किए हो तो वो वैसे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि पीएसएमसी की तरफ से ऐसी कोई कोई डिस्क्लोजर नहीं है। तो इफेक्टिवली इन 5 में एक मेजर क्राइटेरिया है जिसको लोग थोड़ा सा मुझे लगता है मिसजज कर रहे हैं, या शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन में कुछ चीजें इग्नोर हो रही हैं। वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो इट सेज intrinsic value per share on the basis of revaluation of assets of the company। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ कंपनीज होती हैं जो एसेट्स को कॉस्ट पे रखती हैं और उसको डेप्रिशिएट करती रहती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो मार्केट के हिसाब से चलती हैं, जब जब मार्केट में उनको लगता है चेंजेस हैं, मार्केट कंडीशंस में चेंजेस हैं, तो वो अपने एसेट्स को रीवैल्यू करके मार्केट वैल्यू के ऊपर लेके चलती हैं। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स और इसके अलावा जितनी भी मोटर कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो लिस्टेड हैं, दे ऑल कीप देयर एसेट्स ऑन कॉस्ट मॉडल, which is cost minus depreciation। They never revalue their assets according to the market, they never adjust their value according to the market। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके एसेट्स थोड़े से अंडर वैल्यूड हैं, ऑब्वियसली पूरी मार्केट को ऐसा लगता है। तो खैर मैं आपको थोड़ा सा एक एक कलर दे देता हूँ इस बात का, और इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पाक सुजुकी मोटर्स के 2022 के एनुअल अकाउंट्स हैं, क्योंकि ये फुल रिपोर्ट एनुअल जो लास्ट रिसेंट अवेलेबल है उसकी बेसिस पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी बात। यहाँ पर इनके फिक्स्ड एसेट्स बुक हुए हैं 14 बिलियन रुपीस के। ठीक है। कि यहाँ नहीं है, कि थोड़ी सी आगे चल के है, और वो ये है कि अगर आप इनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नोट्स देखेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने लिखा हुआ है कि हम अपने तमाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम्स को मेजर करते हैं कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एनी इम्पेयरमेंट लॉस, उसके ऊपर बुक करते हैं, यानी रीवैल्यूएशन पे नहीं बुक करते, यानी मार्केट वैल्यू के ऊपर हम अपने एसेट्स को लेकर नहीं चलते। जो कॉस्ट चल रही होती है उस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, और वो हिस्टोरिकल बेसिस पे हमारे पास चलती रहती हैं चीजें। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब पहली बात तो ये हो गई कि अगर हम नोट नंबर 5 के ऊपर आ जाएं जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, जिसके अंदर आपके पीपीई की वैल्यू आ रही है अराउंड अप्रोक्सीमेटली 15 बिलियन रुपीज, जिसका ब्रेकअप कुछ इस तरीके से है कि इन्होंने, अब इस ब्रेकअप के अंदर 3 चीजें मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसकी वैल्यूएशन फिर आपने खुद जज करनी है, एस्टिमेट करनी है। यहाँ पर लीज होल्ड लैंड और फ्री होल्ड लैंड, ये दो लैंड्स हैं जो कॉस्ट मॉडल पे चल रही हैं, और 718 मिलियन और 37 मिलियन।
यानी रफली आप समझ लें कोई हम 12 मिलियन के करीब की कोई बात कर रहे हैं। 12 या 13 इस तरह समझ लें कि 1 अरब 20 करोड़ या 1 करोड़, 1 अरब 30 करोड़ की बात हो रही है। तो ये खड़े हुए कॉस्ट के ऊपर ना। मैं चाहता हूं आप देखें कि जमीन कहाँ है और कितनी है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप खुद अंदाजा कर सकें। तो ये इन्होंने 5.5 अपना एक नोट दिया हुआ है, जिसके अंदर बड़ी डिटेल में इन्होंने बताया है कि कौन कौन से प्लॉट्स हैं और उनकी मेजरमेंट्स क्या हैं। ठीक है। तो अब आपने खुद जमीन.com पे और डिफरेंट साइट्स पे जाके थोड़ा सा अंदाजा कर लेना है कि इनकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, या किसी ब्रोकर से बात करके या किसी ऐसे बंदे से बात करके जो जमीन को समझता हो और इन एरियाज को समझता हो जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज और इनके इनके ऑफिसेज बने हुए हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि वो अभी किस वैल्यू पे खड़े हुए हैं और उनको होना किस वैल्यू के ऊपर चाहिए। ठीक है। अच्छा, अ, दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था तीन बातें। एक बात हो गई हमारी, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके एसेट्स, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, अकाउंटेंट्स को पता होता है कि वो फुली डेप्रिशिएटेड कहलाते हैं। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स कौन से होते हैं? वो वाले होते हैं जिन जो एसेट्स कंपनी ने इस्तेमाल कर किए होते हैं और कर रही होती है, लेकिन क्योंकि उसकी लाइफ पूरी हो चुकी होती है उनकी पॉलिसी के हिसाब से, तो वो उसको कहते हैं वो फुली डेप्रिशिएटेड है। यानी कि आपने 100 रुपए का सामान लिया था और आपने अज्यूम किया कि 10 साल चलेगा, तो आप 10 साल पर 10-10 रुपए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हैं। 10 साल बाद उस 100 रुपए वाले आइटम की वैल्यू आपकी बुक्स के अंदर जीरो हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि आपको वो एसेट अपनी किताबों से निकाल, मतलब आपको अपने बिजनेस से निकाल के बाहर कर देना है या बेचना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। 10 साल बाद भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मिसाल इस तरह ले लें कि मिसाल है, पाकिस्तान में आज भी 1996 की खेबर चलती है, लेकिन वो आज भी चलती है। ठीक है। 2002 की विट्स चलती है, वो आज भी चलती है। सिविक चलती है 1990 की, वो आज भी चलती है। तो मतलब उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है। कहने को गाड़ी की लाइफ हम अज्यूम करते हैं 5 साल अपने बुक्स के अंदर, लेकिन वो 25-25 30-30 साल 40-40 साल भी चल रही होती है। तो सेम इज द केस विद कंपनीज, कि जो मशीन्स फुली डेप्रिशिएट हो जाती हैं तो कंपनीज उससे आज भी फायदा लेती रहती हैं, उनके अंदर ओवरहॉलिंग करके मेंटेनेंस करके उनको चलाती रहती हैं, उनसे फायदा लेती रहती हैं, लेकिन बुक्स में उनकी वैल्यू जीरो होती है। तो पार्क सुजुकी की कंपनी के अंदर वो कौन से एसेट्स हैं और टोटल क्या वैल्यू है उनकी, वो यहाँ लिस्ट हुए हैं। 14 अरब रुपए के वो एसेट्स हैं जो कंपनी आज भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये 14 अरब के एसेट्स जो रीसेंट बुक्स हैं हमारी इस जून वाले नंबर्स की, उसके हिसाब से जो आपकी इक्विटी है वो है 10 अरब रुपए की। यानी कि जितनी आपकी इक्विटी है उससे ज्यादा के वो एसेट्स हैं जो फुली डेप्रिशिएटेड है, और आप कहते हैं कि ये मेरी बुक्स में शामिल नहीं है लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो वो जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आएगा आपकी कंपनी को वैल्यू करने के लिए, तो वो वैल्यूएशन करते हुए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकालते हुए इन 14 अरब वाले एसेट्स की भी कुछ वैल्यू आपकी बुक्स में डालेगा। ठीक है ना। मतलब ठीक है, पूरे 14 अरब शायद ना डाले क्योंकि वो इस्तेमाल हुए होंगे, वेयर एंड टेयर होगा। बट इसका काउंटर ये है कि डॉलर बेस्ड वैल्यू भी तो है, क्योंकि इसके अंदर मेजर प्लांट एंड मशीनरी एंड डाइज हैं जो इंपोर्ट होती हैं। तो डॉलर बेस्ड वैल्यू लगाऊंगा तो इनकी वैल्यू अगर मैं 50% भी ले लूं तो एक रीजनेबल जजमेंट होगी कि 7 अरब की तो वैल्यू उनकी रीजनेबली अगर मैं जज करूं कि होनी चाहिए। बट खैर, वट एवर इट कुड बी, इट इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूअर। तो खैर, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात आप आ जाएं थोड़ा सा डिटेल ब्रेकअप प्लांट एंड मशीनरी का। तो कहते हैं इसकी कॉस्ट थी 10 अरब रुपए। ये प्लांट लगा है 2007 में। ठीक है, 10 अरब की सी वैल्यू थी। 2 अरब रुपए जो है इन्होंने 2022 वाले साल में इन्होंने खर्च किए हैं। मॉडर्नाइज किया होगा चीजें थोड़ी सी, जो रिप्लेस हुई होंगी वो उन्होंने कैपिटलाइज की होंगी, सारी चीजें मिला के 4 अरब की बुक वैल्यू है। ये कंपनी बनाती है 1,50,000 गाड़ियां बना सकती है, 4 व्हीलर्स। ठीक है, और बना सकती है 44,000 मोटरसाइकिल्स। तो इतना बड़ा प्लांट, इट्स ए ह्यूज प्लांट, और सिर्फ 4 अरब रुपए की वैल्यू। तो आज आप फिर थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि अगर मैं इतना बड़ा प्लांट आज मैं सोचूं कि लगाने जा रहा हूँ, तो कितने का लगेगा पाकिस्तान में डॉलर टर्म्स में, और फिर उसको कन्वर्ट करें आप रुपी टर्म्स में, तो विल गेट टू नो काइंड ऑफ अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इवन अगर आप सेकंड हैंड प्लांट भी लेते हैं किसी यूरोपियन कंट्री से, तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए उसका आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीन बातें वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से। अच्छा,
इसके बाद जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की, और वो क्या चीज नोटिस नहीं की, वो ये है कि ये क्वार्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, सितंबर इज ऑन अ बॉर्डर लाइन। अक्टूबर में रिजल्ट्स आते हैं पिछले क्वार्टर के। आप अगर जून वाला क्वार्टर देखेंगे तो यू विल गेट टू नो, थोड़ा सा अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर 9 अरब रुपए का लॉस दिखाया है कंपनी ने 6 महीनों में। ठीक है, 6 मंथ्स में दी 6 मंथ्स पोस्टेड 9.6 बिलियन का लॉस। लेकिन जरा ध्यान दें इस बात पे, यहाँ पे आपका फाइनेंस कॉस्ट थी 10 अरब रुपए की। लेकिन अगर मैं सिर्फ 3 महीनों पे इसको माइक्रो लेवल पे जाके देखूं, 6 महीनों की जगह 3 महीनों पे, तो ये फाइनेंस कॉस्ट 10 अरब रुपए की कन्वर्ट हो चुकी है इनटू फाइनेंस इनकम। ठीक है, और आपके नंबर्स आए हैं पिछले 3 महीनों के, जून वाले 3 महीनों के 3 अरब रुपए पॉजिटिव, यानी प्रॉफिट में हैं आप। तो मैं अज्यूम करता हूं, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट मुझे ये दिखा रही है कि यहाँ पर मेरे पास एक लोन था 11 अरब रुपए का, जो कि अब मेरे पास जीरो हो चुका है, यानी कि मेरे पास इतने बड़ी फाइनेंस कॉस्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट इन्वेंट्री पड़ी हुई है मेरे एसेट्स के अंदर। 33 अरब रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास 20 अरब रुपए की पड़ी हुई हैं। मतलब आई एम कैश रिच। ठीक है, इसलिए मेरी 2 अरब की इनकम भी आई नीचे फाइनेंस इनकम की। 3 अरब रुपए मेरे पास कैश पड़ा हुआ है लिक्विड। 20 अरब की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई है मेरे पास। इसका मतलब इट्स सेफ टू अज्यूम कि दिस क्वार्टर, अगेन द सितंबर क्वार्टर, इज गोइंग टू पोस्ट वेरी गुड नंबर्स। ठीक है, इकोनॉमी भी थोड़ी बेहतर रही है, थोड़ी सी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स भी बेहतर आई हैं, और नंबर्स भी कंपनी की सेल्स के बेहतर आए हैं। तो इट्स सेफ टू अज्यूम कि इस दफा फिर से 3 अरब का नफा होगा। तो अगर ये सारे नंबर्स को अब हम एक जगह जॉट डाउन करें, तो मैं एक एक्सेल शीट खोल लेता हूँ साथ में, ताकि हम थोड़े से नंबर्स भी कर सकें। अच्छा जी, तो हो ये रहा है कि हमारे पास सबसे पहले हम इक्विटी ले लेते हैं 10 बिलियन रुपीस की। ठीक है, दिस इज माई इक्विटी। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ रफली 10 अरब रुपए ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीज इन थाउजेंड्स। ठीक हो गया, ये हमने ले लिए 10 अरब रुपए, 3 जीरो कम है क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड्स चल रहा है। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारा अगर इस दफा सितंबर वाले क्वार्टर में अगेन 3 अरब का नंबर आ जाता है, तो मैं वो 3 अरब रुपए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने केस बनाया, आपको समझाया कि बैलेंस शीट इज स्ट्रांग नाउ फॉर पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 20 अरब की खड़ी हुई है, 3 अरब का कैश खड़ा हुआ है। ठीक है, तो वी आर वेरी मच सेफ। और लोन आप पूरा का पूरा उतार उतार चुके हैं, तो 13 अरब रुपए यहाँ हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से हमारे एनुअल अकाउंट जो लास्ट ईयर के हैं, उनमें अभी हमने देखा हमारा प्लांट खड़ा हुआ है। टोटल कॉस्ट 10 अरब की है, 4 अरब रुपए उसके ऊपर बुक वैल्यू लगी है, बुक वैल्यू खड़ी हुई है। तो मैं अज्यूम करता हूँ, सेफली अज्यूम करता हूँ, मतलब जस्ट टू काइंड ऑफ मेक श्योर कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो रहे नंबर्स के ऊपर। अच्छा, शायद एक्सेल शीट शेयर नहीं हो रही थी, अब शेयर हो रही होगी। तो 10 अरब मैंने इक्विटी ले ली जून वाले क्वार्टर के नंबर्स के हिसाब से। 3 अरब मैंने अज्यूम कर लिया कि सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, 3 अरब का नफा होगा, वो मैंने ऐड कर दिया। 4 अरब रुपए हम ले लेते हैं हमारे प्लांट की रिवैल्यूएशन के, ऑन अ वेरी सेफ साइड। ठीक है, फिर आप यहाँ आ जाए डाइज, विच इज अगेन द नेक्स्ट मेजर आइटम ऑफ योर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये 12 अरब की इनकी कॉस्ट थी। 3 अरब सिर्फ इस साल इन्होंने ऐड किया है, और इनकी वैल्यूएशन है 4 अरब रुपए की बुक वैल्यू आ रही है। तो मैं अज्यूम करता हूँ सेफ साइड पे कि चले हम बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करते, क्योंकि चेंज होती रहती हैं। तो मैं 1 अरब की वैल्यूएशन इसके ऊपर ले लेता हूँ। 12 अरब वाले आइटम्स जो 4.5 पे खड़े हुए हैं, इनमें मैं कह रहा हूँ चलो नॉमिनल वैल्यूएशन का चेंज आएगा, 1 अरब रुपए हम ले लेते हैं। मतलब कॉस्ट के ऊपर 8-10% का हम फर्क ले लेते हैं, सिर्फ वो भी डॉलराइज बेसिस पे, या कुछ भी आप समझ लें, एक एक रैशनल रखने के लिए चीज को। फैक्ट्री पे आ जाए, तो फैक्ट्री इनकी खड़ी हुई है 45 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए पे, विच इज अगेन अनजस्ट। आप जाके देखेंगे पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स का पूरा सेटअप और फैक्ट्री, तो
उसकी वैल्यूएशन में भी एक मेजर फ़र्क आना चाहिए, लेकिन ख़ैर हम बाकी सारी चीज़ों को एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं और हम अज़्यूम करते हैं बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ रहेगा, सिर्फ़ हमने मोटे-मोटे आइटम्स डिस्कस कर लिए। हम ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करते, हम अज़्यूम कर लेते हैं चलो इसकी भी हम 1 अरब रुपए इंक्रीज़ कर देते हैं फेयर वैल्यूएशन के अंदर। और फिर हम चले जाते हैं हमारे एक बहुत ही हिडन एसेट के अंदर, जो कि 5.6 में लिखा हुआ है, 14 बिलियन के कंप्लीटली डेप्रिशिएटेड एसेट्स 14 अरब रुपए पे खड़े हुए हैं। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा चलो नहीं करता, मैं आधा भी नहीं लेता। मैं कहता हूँ चलो हम आधे का आधा ले लेते हैं, हम साढ़े 3 अरब ले लेते हैं इनकी वैल्यू के, वो बेनिफिट्स दे रहे हैं, कंपनी कमा रही है उनसे और वो आपकी कंपनी का पार्ट है, यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट। तो यहाँ खड़े होकर अगर मैं इन सब चीज़ों का टोटल कर लूँ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 22.5 बिलियन रुपीज़ की। मैं अगर अपने नंबर ऑफ शेयर्स देखूँ, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 82.3 मिलियन। 82.3 मिलियन शेयर्स हैं। हम ले लेते हैं 82.3 मिलियन शेयर्स। तो अब अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूं इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है 273 पर शेयर। इसका मतलब ये भी हमने बहुत काट कटा के सारी चीजें ली हैं, इसमें हमने सब चीजें बहुत रैशनल होके, बहुत फेयर होके, बहुत अंडर वैल्यू करके ली हैं। तो 273 पर शेयर की वैल्यू बनती है, ठीक है ना? मतलब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको समझा दूँ कि ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो वैल्यूएशन होगी वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर से होगी जो एक्सचेंज से अप्रूव्ड होगा, ठीक है? और फिर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, जब वॉलंटरी डीलिस्टिंग की वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट आपने जमा करानी है स्टॉक एक्सचेंज को और फिर ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है। तो प्रॉपर रेगुलेटेड चीज़ है और सब चीज़ें चेक होंगी, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज और एससीसीपी जो है वो अगर इन्वॉल्व होना पड़ा एससीसीपी को, तो वो सब लोग अप्रूवल देंगे। तो इट्स अ वेरी सेफ केस। आज जो आपकी वैल्यू खरी हुई है वो अ, 11 अरब 12 अरब रुपए पे मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है। 143 की इसकी वैल्यू है। अभी हमने अंदाजा लगाया कि इसकी वैल्यू होनी चाहिए 273। तो रफली वी आर आइंग टुवर्ड्स अराउंड 100% के करीब का गेन। तो आई होप ये वैल्यूएशन आपको थोड़ा-सा सेंस बना रही होगी और थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा कि पीएसएमसी की वैल्यू को हम कहाँ देख रहे हैं, अगर ये सारा काम हो जाता है और सही-सही हो जाता है। ठीक है बॉस? आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच और फिर दुआ में याद रखें।